तो देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। तो जो भी साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास रहने वाली है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। साथियों, खेल से संबंधित हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 101%। ठीक है, तो आज में हम ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से अगर आपने वीडियो देख लिए तो कंफर्म है कि आपकी उस शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से फंस जाएगा। चाहे आप किसी भी जोन की तैयारी करो, चाहे वो जीडी की हो, ट्रेडमैन की हो, क्लर्क, नर्सिंग, जिसमें आपका जीके का जो सेक्शन रहता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। साथियों, राष्ट्रीय खेल जितने भी हैं देशों के, वो आपको याद कर लेने हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साथियों, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है कि बर्फ पर हॉकी खेलना। कनाडा के लोग क्या करते हैं, उनका राष्ट्रीय खेल है कि बर्फ पर हॉकी खेलना, यानी कि आइस हॉकी। क्या आएगा? हो सकता है कि आइस हॉकी के स्थान पर ऐसा आ जाए कि बर्फ पर हॉकी खेलना, तो वो आपको समझ लेना है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। साथियों, यूएसए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साथियों, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल किसका है? अमेरिका का। क्लियर है? 2 प्रश्न यहाँ से क्लियर हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता ही है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी सभी को पता है और जनरली पता होना भी चाहिए। जापान का राष्ट्रीय खेल बताओ भाई, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल बताओ भाई क्या है? बेसबॉल है, जूडो है, शतरंज है, एक ऑप्शंस और भी है, बिल्कुल लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल है शतरंज है। क्या है? शतरंज। ठीक है, एक सेकेंड, जापान का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे जूडो है, सॉरी। ठीक है, जूडो जूडो। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल बताओ भाई, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। क्या है? रग्बी फुटबॉल किसका है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल बताओ भाई, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो लेक्रोस है, रग्बी फुटबॉल है, बुल फाइटिंग है, या फिर जूडो है। किसका? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है यहाँ पे बुल फाइटिंग है। ठीक है, बुल फाइटिंग है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है साथियों कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बस ये जस्ट इसका उल्टा पूछ लिया, तो आपको बताना है स्पेन का। किसका? स्पेन। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आइस हॉकी लैक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल? ये बस ऐसे ही घुमा फिरा कर ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो कनाडा हो गया, पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगला है कि अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल, मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? बस यही घुमा फिरा के क्वेश्चन वही आ गया, तो बेसबॉल कहते हैं, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन, जो प्रचलन हुआ था वो किसने प्रारंभ किया था? देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन हुआ था। ठीक है, तो ये किसने प्रारंभ किया था? तो यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, या फिर पुर्तगालियों ने? तो भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ किया था किसने किया? साथियों, तुर्कों ने किया था। किसने? तुर्कवासियों ने किया था। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? बताओ भाई, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? मिजोरम में हुआ था, मणिपुर में हुआ था, हिमाचल प्रदेश या फिर असम में हुआ था? कहाँ पर हुआ था? किस राज्य में? तो मणिपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर राज्य से ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है कि कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? देखिए, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश से माना जाता है? तो भारत से, चीन से, जापान से, या फिर रूस से? कबड्डी खेल का उद्भव किस देश से माना जाता है? उपयोगी क्वेश्चन हैं, तो भारत से माना जाता है। कहाँ से? भारत से। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि शतरंज का जन्मदाता बताओ भाई, शतरंज का जन्मदाता किसे कहते हैं? रूस को, भारत को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, या फिर इंग्लैंड को? शतरंज का जन्मदाता किसे कहते हैं?
शतरंज का जन्मदाता भारत को कहते हैं, किसे कहते हैं? भारत को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर। अगला है कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? क्रिकेट की इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत से और वेस्ट इंडीज से। देखिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ये क्या है? ये राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, ठीक है। किसका? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है, ठीक है। अब यह की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी, न कि ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। क्लियर है? ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं माना जाता है? इसमें से ऐसा खेल है जिसका उद्भव है वो भारत में नहीं हुआ था। शतरंज का तो हुआ था, अभी हमने पढ़ा था। पोलो का, कबड्डी का या फिर बिलियर्ड्स का, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो शतरंज का हुआ था, पोलो का हुआ था, कबड्डी भी हुआ था, लेकिन बिलियर्ड्स का भारत में नहीं हुआ, इसीलिए ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, 11, 15 या फिर 7? बताओ भाई, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल गेम में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, फिर 9 होती है। कितनी होती है बताओ भाई? तो वॉलीबॉल में यहाँ पे वॉलीबॉल में की प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या वो कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आ भी चुका है। बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर है। एक साथ यहाँ पे पिछला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, तो यहाँ पे मैंने 7 बताया था आई थिंक, तो वो शायद 9 होती हैं। आपको 9 करना है, ठीक है। ये शायद ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल है कि बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? दोनों ओर बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने जो खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं भाई? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाए? बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 ऑप्शन आपका पहला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है कि कितने खिलाड़ी एक टीम से जो मैदान में क्रमश खो खो हैं, कबड्डी हैं, वॉलीबॉल हैं, बास्केटबॉल हैं, इसमें खेल सकते हैं? तो यहाँ पे बताना है कि खो खो में कितने खेल सकते हैं, कबड्डी में कितने खेल सकते हैं, वॉलीबॉल में कितने खेल सकते हैं, बास्केटबॉल में कितने खेल सकते हैं। बात करें खो खो की, खो खो में 9 खेल सकते हैं, ठीक है। कबड्डी में कितने खेल सकते हैं? 7 खेल सकते हैं, बिल्कुल। वॉलीबॉल में कितने खेल सकते हैं? तो 6 खेल सकते हैं। और बास्केटबॉल में 5। ऐसा किसमें है? तो ऐसा आपके ऑप्शन यहाँ पे सी में सही से दर्शा रहा है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में पूछा है, तो कबड्डी के यहाँ पे खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, देखिए हम पिछले जो बात किया था यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला, कबड्डी में, तो कबड्डी में कितने होते हैं? ये देखिए खो खो में 9 हो गया, फिर कबड्डी में दूसरे नंबर पर था तो कबड्डी में हो गया 7, ठीक है। कबड्डी में हो गया 7, तो इसी प्रकार यहाँ पे कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या हो जाएंगी 7 के लिए जाती हैं। ऑप्शन आपका कौन सा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो 11 खिलाड़ी किस में नहीं होते हैं? क्रिकेट, खो खो, हॉकी, फुटबॉल में नहीं होते। 11 खिलाड़ी किस में नहीं होते हैं? बताओ भाई। देखिए क्रिकेट में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। खो खो हॉकी में होते हैं, फुटबॉल में भी होते हैं, लेकिन खो खो में नहीं होते हैं। ऑप्शन आपका, खो खो में कितनी होते हैं? खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितनी होती है? 9। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो सामान्य समय अवधि होती है वो कितनी होती है? देखिए किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि की बात करें तो कितने मिनट की होती है? तो साथियों 90 मिनट की होती है। पूरे कितने मिनट की होती है? पूरे 90 मिनट की होती है। ऑप्शन आपका सी। याद रखना, आपको यहाँ पे फुटबॉल का पूछा है, ठीक है। फुटबॉल मैच की जो सामान्य समय अवधि होती है वो 90 मिनट की होती है, ठीक है। अगला है कि कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक जो हाफ होता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? 15 मिनट का होता है, 20 मिनट का, 25 मिनट का या फिर 30 मिनट का होता है? क्या आंसर? देखिए
चाहे वो कबड्डी हो, फुटबॉल हो, यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट बनते हैं कि आप मानोगे नहीं कि हर शिफ्ट में पूछने की संभावना रहती है। तो कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 मिनट। कितनी होती हैं? 20 मिनट की होती हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? बताओ भाई। राहुल द्रविड़ को, इमरान खान को, सचिन तेंदुलकर को, शोएब अख्तर को। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस, बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रावलपिंडी एक्सप्रेस कहलाता है यहाँ पे शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर एक पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर थे, ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे, ठीक है, इसीलिए इसको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है? क्रिकेटर का उपनाम है। यहाँ पे है कि बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? राहुल द्रविड़ का, सचिन तेंदुलकर का, सुनील गावस्कर के, या फिर सौरभ गांगुली का है? बताओ क्या आंसर हो जाएगा? बताओ भाई। यहाँ पे बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? क्या आंसर हो जाएगा? बॉम्बे बॉम्बर सचिन तेंदुलकर का कहें, कैसे कहते हैं? बॉम्बे बॉम्बर सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म था? देखिए, मास्टर तो कहते हैं सचिन तेंदुलकर को, मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। अब पूछा है कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर, या फिर सौरभ गांगुली को किसे कहते हैं लिटिल मास्टर? देखिए, सचिन तेंदुलकर को नहीं कह सकते क्योंकि तो खुद एक मास्टर ब्लास्टर थे। सुनील गावस्कर को उसको कहते हैं, सुनील गावस्कर को कहते हैं, बिल्कुल, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम है रोजर फेडरर का संबंध किस देश से? स्पेन का, इंग्लैंड का, स्विट्जरलैंड का, या फिर स्वीडन का? टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम है रोजर फेडरर, ये किस इसका संबंध है, वो किस देश से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्विट्जरलैंड के थे। किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जिसका नाम है बाईचुंग भूटिया का जन्म किस राज्य में हुआ था? भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध फुटबॉल के खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, या फिर उड़ीसा में? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और आपको यहाँ से टॉपिक वाइज अगर आपको चाहिए क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता देना। साइंस के हो, जीके के हो, आप किसी भी टॉपिक के अगर क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। आपका स्कोर क्या रहता है? अगर बात करें कि आर्मी में, तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहते हो तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम यहाँ पे 37 हैं, 38 हैं, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही होंगे। 37, 38, 39 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप अगर आप 40 प्लस टारगेट रखोगे ना, 40 प्लस की मेरे 40 प्लस चाहिए, तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आप रनिंग है वो गुड करोगे ना, गुड वाली रनिंग करेंगे तो भी यहाँ पे चांस हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ 35 से कम रखते हो, ठीक है, स्कोर 35 से कम रखते हो, तो आपको फिर रनिंग है वो एक्सीलेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सीलेंट रनिंग आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका वहाँ पे कम से कम फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ कर लेते हो कि मेरे यहाँ से 40 से 45 सवाल करेक्ट हो रहे हैं, तो आप गुड करके आप आराम से फाइनल सिलेक्शन की ओर दौड़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा वो वाली बात नहीं, आपको टाइम फुल मिलेगा इसमें, जो 60 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना? 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और क्वेश्चन तो आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मैं जीडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चन आने वाले, जिसमें आपके 15 किसके जीके के रहते हैं जो हमारे यहाँ पे डेली कराते हैं, 15 ही आपके जीएस के रहते हैं, और 15 आपके मैथ आपकी जो नॉर्मल आती है, इतना जो वो वाली नहीं आती कि हार्ड आएंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजनिंग के कैसे 5 क्वेश्चन है कि बहुत ईजी आएंगे, बहुत ईजी आएंगे। आप पढ़कर न जाओगे तो भी आपके 5 में से 5 कर लोगे, ठीक है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि 15 जो क्वेश्चन आते हैं जीके के, और 15 ही आपके जीएस के आते हैं। यहाँ से आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जीके में आपको करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ से करंट अफेयर में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने की हर शिफ्ट में संभावना रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, करंट अफेयर में क्या पढ़े, जो खेल, ठीक है, हाँ, खेल से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ें,
ठीक है। स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पढ़े वो करंट अफेयर में ज़्यादा आते हैं, और जो लेटेस्ट जो भी जानकारी हुई, और करंट अफेयर कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीनों का अंडर आप रट लो, 6 महीनों के अंडर, वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और थोड़ा जीएस में भी आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा, जीएस के जनरल साइंस में आपको ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन से पहले वाले की तरह नहीं आते हैं, पहले जो ऑफलाइन एग्जाम होता है उनकी तरह क्वेश्चन नहीं आते, अब आपको जो घुमा फिरा के क्वेश्चन, जीके एंड जीएस थोड़ा टफ आता है, बाकी जो मैथ आती है वो ईजी आती हैं, और रीजनिंग आती है काफ़ी ईजी आती है। यहाँ से मैथ और रीजनिंग में आप 20 आउट ऑफ 20 यानी कि 20 में से 20 आप स्कोर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जो नंबर हैं, जो मार्क्स से दिलाने वाले, वो आपका जीके एंड जीएस दिलाने वाले, किसी का जीके बढ़िया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। जीके एंड जीएस यहाँ से आपको अच्छा मार्क्स है वो सिलेक्शन की ओर ले जा सकता है। बाकी मैथ है, रीजनिंग, हालांकि मैथ जो वीक होती हैं, जिसकी वीक होती है, कमज़ोर होती हैं, तो वो आपको अभी से मिलाना स्टार्ट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में क्या आ गया, मैथ में आपको एचसीएफ से, एचसीएफ और एलसीएम से यहाँ से समझ लो 4 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में फिक्स हैं। 4 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में फिक्स है, समझ लो। एचसीएफ और भिन्न से 2 क्वेश्चन समझ लो फिक्स हैं। भिन्न से 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं यहाँ पे, और 1-2 क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन से मिल जाएँगे, ठीक है। उसके बाद में सरल ब्याज है, लाभ हानि है, प्रतिशत, यहाँ से ईज़ी क्वेश्चंस आएँगे। ये आपका जो मैथ का शेड्यूल है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी और डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।